हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स का न केवल थ्योरेटिकल बट कि एक प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में अपन महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए 3 प्रयोग हैं वो आप लोगों के प्रैक्टिकल के सिलेबस के अंदर हैं और मुख्य रूप से अधिकांश रूप से बच्चों के पूछा जाता है। वाइवा के अंदर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वही आपके थ्योरी के लिए छोटे वाले प्रश्न बन जाते हैं। जैसे इस साल 2020 के बोर्ड एग्जाम के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया था, जो प्रश्न जनरली वाइवा के अंदर पूछा जाता था। तो आज अपन इस प्रयोग के उपकरण के बारे में, इसकी बनावट के बारे में, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में हर एक पॉइंट के ऊपर गहनता से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक आज देखते हैं तो आज पहली बार के अंदर ही आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, जो कि आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के साथ साथ प्रयोग की एग्ज़ाम के अंदर भी आपकी बहुत मदद करने वाला है। चलिए, मीटर सेतु। सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भैया इसे मीटर सेतु क्यों कहा जाता है। ये 2 नामों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है, मीटर और सेतु। चलिए, सेतु इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मीटर ब्रिज है आपका, ये कौन से सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है, इसके पीछे थ्योरी क्या लगती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा है और व्हीटस्टोन सेतु के अंदर जो एक बेसिक प्रिंसिपल लगता है कि उसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। 2 बिंदुओं के ऊपर जब विभव की वैल्यू समान हो जाती है तो उसके बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ठीक वो का वही सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मीटर सेतु है वो आपका व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए इसे सेतु कहा जाता है। अब बात आती है कि इसे मीटर क्यों कहते हैं। चलिए, इसके लिए अपन चर्चा करते हैं कि आप जब अपनी फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को एक लकड़ी का बड़ा सारा फट्टा मिलेगा जिसकी लंबाई अमूमन 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। जब आप प्रयोगशाला के अंदर देखेंगे तो आपको 2 इस तरीके के फट्टे मिलेंगे। एक फट्टे के ऊपर केवल 1 मीटर लंबा एक ही तार मिलेगा और दूसरे फट्टे के ऊपर आपको 1 मीटर लंबे अलग अलग राउंड के अंदर बने हुए 10 तार मिलेंगे। तो उनमें से आप लोगों को उस वाले इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ध्यान ले जाना है जिसके ऊपर केवल 1 मीटर का एक ही तार लगा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम डिज़ाइन किया है। आप कुछ ये समझते हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास कोई एक लकड़ी का फट्टा है और उस लकड़ी के फट्टे के ऊपर ये 2 आपके पास एल आकार की तांबे की ब्लेड लगी हुई होती हैं, एल आकार की। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं। और आजकल जो नए मॉडर्न मीटर ब्रिज आ रहे हैं उनमें ये जो एल आकार की पत्ती है ये थोड़ी सी इस तरफ भी मुड़ी हुई होती है, आगे की तरफ भी निकली हुई होती है। क्लियर है। ये दोनों पत्तियां हैं वो तांबे की होती हैं और थोड़ी सी चौड़ाई के ऊपर बनी होती हैं। इन दोनों के ऊपर यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं जिनके बीच में 1 मीटर लंबा, ये जो रेड कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है, 1 मीटर लंबा एक वायर होता है। तो उस तार की लंबाई 1 मीटर होने के कारण इसे मीटर सेतु कहते हैं। तो मैं एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करता जा रहा हूं। आपको इनको केवल सुनना है, नोटबुक में कहीं पर भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप 3-4 बार वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो, और आप साथ में जब फिजिक्स की लैब में जा कर के इस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे तो आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी। नोट्स आपको जितने मैं लिखवाता हूँ उतने सफिशिएंट हैं, उसके अलावा आपको एक भी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसके बीच में 1 मीटर लंबा एक वायर होता है। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर ये वायर है वो किस चीज़ का, किस धातु का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है। इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जब मैं उसका आंसर बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर पदार्थ है उसी का ये तार बना होता है तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये इसी का क्यों बना होता है, तांबे का, लोहे का, एल्यूमिनियम का क्यों नहीं बना सकते, अपन यूज़ क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इन सारे प्रश्नों की अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं इसकी बनावट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कि आपके पास 1 मीटर लंबा एक लकड़ी का फट्टा होता है, उसके ऊपर ये 2 एल आकार की तांबे की ब्लेड लगी होती हैं और उन दोनों एल आकार की ब्लेड के बीच में एक तीसरी ब्लेड और लगी होती है जो कि सिंपल होती है। ठीक है। ये जो एल आकार की ब्लेड हैं इनके ऊपर यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं और इन स्क्रू के बीच में 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन पदार्थ का, मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा एक वायर लगा होता है। अभी अपन बनावट की बात कर रहे हैं, सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास 2 गैप होते हैं।
ये जो दोनों गैप हैं यहाँ पर भी आपके पास 2 स्क्रू लगे होंगे, ये दूसरा गैप है इसके किनारे पर भी आपके पास 2 स्क्रू लगे होंगे, और बीच में एक पॉइंट और है, यहाँ पर भी आपके पास एक तीसरा स्क्रू लगा हुआ होगा। तो पहले वाले गैप के अंदर आप लोगों को एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देना है, यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स। अब आप लोग ये चाहे सोच रहे होंगे कि सर प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, तो इसके लिए एक प्रतिरोध बॉक्स से जुड़ा हुआ वीडियो हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिरोध बॉक्स को खोल करके उसके सिद्धांत के बारे में हर एक चीज़ को विस्तार से प्ले करके बताया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरा जो गैप है, इसके दोनों स्क्रू के बीच में आपको कोई एक सिंपल तार लगाना है, जिस तार का आप लोगों को प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु का क्या उपयोग था, किसी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको किसी एक अज्ञात प्रतिरोध के तार का मान प्राप्त करना होता है। तो वो जो अज्ञात प्रतिरोध है वो आप इस गैप के अंदर यहाँ पे जोड़ देंगे, स्क्रू के अंदर बीच में कस देंगे। ठीक है, ये जो तीसरा स्क्रू है, ये तीसरा स्क्रू है, इसके ऊपर आप एक वायर जोड़ेंगे, और वायर जोड़ने के बाद में यहाँ पर आप लोग एक धारामापी गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल इसकी जो हकीकत की बनावट है, प्रैक्टिकल जो है वो आप लोगों को थोड़े दिनों बाद में जब प्रैक्टिकल लैब्स ओपन होंगी अपनी, तो उस समय आपको पूरा का पूरा इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा स्क्रू है उसके ऊपर फिर आपको एक वायर जोड़ना है, और वायर जोड़ने के बाद में यहाँ पर एक कोई मेरे पेन के आकार का पिन होती है, मेटल की बनी होती है, जिसे अपन विसर्पी कुंजी कहते हैं। विसर्पी कुंजी का मतलब है जिसे आप उठा करके, मान लीजिए ये वाला जो एंड है उसके ऊपर आप ये वाला तार यहाँ पे जोड़ देंगे। जो इस गैल्वेनोमीटर से आ रहा है वो तार आप इसके ऊपर यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर मैं इसको इस पेन की तरह उठा करके, ये जो मेरा 1 मीटर लंबा तार है, इसके ऊपर कहीं पर भी मैं इसे रख सकता हूँ, ताकि उसका जो डायरेक्ट इस डी पॉइंट का जो कनेक्शन है वो इसकी लंबाई के ऊपर अलग अलग बन जाएगा। जब आप इसका सिद्धांत समझेंगे तब आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो इस पॉइंट को अपन, ये जो बी पॉइंट है उसे अपन विसर्पी कुंजी कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये इस तरीके की इसकी बनावट होती है। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु के अंदर पढ़ा था कि व्हीटस्टोन सेतु में जो चतुर्भुज होता है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक चतुर्भुज बन रहा है, ए बी इसकी एक भुजा है, बी सी इसकी दूसरी भुजा है, सी डी इसकी तीसरी भुजा है, और ए डी है वो इसकी चौथी भुजा है। इसका जो पहला विकर्ण बी डी है, इसके बीच में एक धारामापी जुड़ा हुआ है, और इसका जो दूसरा विकर्ण ए सी नज़र आ रहा है, इसके किनारों के ऊपर एक बैटरी और ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एसी जो विकर्ण है उसके किनारों पर जुड़े हुए सर्किट की। तो इसके सर्किट के अंदर ये सामान्य आप लोगों का एक बैटरी लगा हुआ है, एक कुंजी लगा हुआ है, और इसे अपन धारा नियंत्रक कहते हैं। देखिए, ये धारा मापी होता है और ये धारा नियंत्रक होता है। अब धारा नियंत्रक, ये जो संकेत है सर, ये तो प्रतिरोध के जैसा संकेत है। बिल्कुल ये प्रतिरोध ही है, लेकिन इसके ऊपर ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ये प्रदर्शित कर रहा है कि आप इसके प्रतिरोध की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जो धारा नियंत्रक होता है, इसका भी हमने एक विस्तार से प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा है, किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से इसकी बनावट होती है, उसका लिंक भी आप लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो उसको भी आपको पहले अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो उसके बाद में ये इसका जो दूसरा वायर है वो आपके सी पॉइंट के ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी बनावट होती है। इसको अगर आप थोड़ा सा तुलना करके देखेंगे, जो आपको पहले समझनी बहुत ज़रूरी है, ये एक तरीके का व्हीटस्टोन सेतु ही है। क्यों? क्योंकि ये ए बी जो शाखा है इसके बीच में एक तार लगा हुआ है, उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। बी और सी के बीच में जो तार है उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। इन दोनों की वैल्यू आप बदल सकते हैं। कैसे? ये जो विसर्पी कुंजी है इसको आप जैसे जैसे इस ए पॉइंट से दूर लेते जाएंगे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, और आप जानते हैं कि किसी तार की प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी इस तार का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, सामने वाले तार की लंबाई कम होने पर उसका प्रतिरोध कम होता जाएगा। तो ये आपके पास कोई 2 प्रतिरोध हैं। ये तीसरा प्रतिरोध है जो प्रतिरोध बॉक्स के रूप में जुड़ा हुआ है। इसके अंदर लगने वाला जो प्रतिरोध है वो भी आपका ज्ञात होता है, कैलकुलेटेड होता है। और ये चौथा प्रतिरोध आर है जो कि अज्ञात है, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ये आपका वही विकर्ण है बी डी, जिसके किनारों के बीच में एक धारामापी जुड़ा होता है। तो ये इस तरीके की इसकी बनावट होती है। अब अपन इसकी बनावट को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपकी क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं सबके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए।
जिस तरीके से अपन ने इसकी बनावट को समझा है, अब उसी को देखते हुए और इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए अपन इसकी बनावट को लिखेंगे। कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। लिखते हैं कि मीटर सेतु में एक लकड़ी के फट्टे पर दो एल आकार की, ये जो दोनों आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, एवं एक अन्य यानी तीसरी ये बीच वाली तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। ये तांबे की बनी हुई 3 पत्तियां लगी होती हैं। बिंदु ए व सी के मध्य, चित्र में देख पा रहे हैं कि आप बिंदु ए और सी है, इसके बीच में ये जो रेड कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है, बिंदु ए व सी के मध्य 1 मीटर लंबा मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन, ये दोनों नाम है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखने चाहिए। मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन। प्रश्न आता है कि केवल इन्हीं के क्यों, तांबे के क्यों नहीं, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का एक तार जुड़ा होता है। इसके बाद में 2 रिक्त स्थान है आपके पास, एक का नाम M दे दिया अपन ने और दूसरे का नाम N दे दिया। अपन लिखते हैं कि रिक्त स्थान M में प्रतिरोध बॉक्स RB और दूसरा जो रिक्त स्थान N है एवं N में अज्ञात प्रतिरोध का तार, जिस तार का प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है उसको नाम अपन ने R दे रखा है। अज्ञात प्रतिरोध का तार R जुड़ा होता है, R से उसे जोड़ देते हैं। बिंदु D से, इसके बीच वाला जो बिंदु D है, बिंदु D से धारामापी से होते हुए, यानी बिंदु D से सबसे पहले एक धारामापी जोड़ेंगे और धारामापी का जो दूसरा सिरा है वो विसर्पी कुंजी से जुड़ा होता है। धारामापी का दूसरा सिरा है वो विसर्पी कुंजी से जुड़ा होता है, जिसे तार AC पर खिसकाया जा सकता है। ये जो विसर्पी कुंजी का सिरा है इसको तार AC के ऊपर कहीं पर भी खिसकाया जा सकता है। तो ये आप लोगों के मीटर सेतु की बनावट होती है। अब अपन बात करेंगे कि इसके अंदर करंट फ्लो करने के लिए जो विद्युत परिपथ जुड़ा होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का जो विकर्ण है AC, उसको कनेक्ट करने वाला जो विद्युत परिपथ है उसको अपन यहाँ पे किस तरीके से जोड़ते हैं, तो उसके लिए भी अपने को यहाँ पर 2 लाइनें लिख लेनी चाहिए। इस चित्र को ध्यान में रखते हुए लिखना है। विद्युत परिपथ के लिए अपने को लिखना है कि ये जो आप लोगों के पास बिंदु A और C है, जो कि आपके व्हीटस्टोन सेतु का एक विकर्ण है, और इस विकर्ण के सिरों के बीच में अपन एक बैटरी से होते हुए एक विद्युत परिपथ यानी विद्युत धारा की आपूर्ति करने वाला एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। तो इसके लिए अपन ने लिखा है कि तार AC के सिरों को चित्र के अनुसार बैटरी से, कुंजी से एवं धारा नियंत्रक से, इन 3 चीज़ों से जोड़ करके विद्युत परिपथ को पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो मीटर सेतु है इसकी बनावट है वो तैयार हो जाती है। इसको आप लोगों को लिख लेना है। अब अपन बात करते हैं इसके वर्किंग की, इसकी कार्य प्रणाली की। तो इसकी कार्य प्रणाली को लिखने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर एक चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि ये आपके पास एक मीटर ब्रिज है, इसमें ये एक तार लगा हुआ है, बिंदु D के बीच में अपन एक गैल्वेनोमीटर से होकर के विसर्पी कुंजी जोड़ते हैं। यहाँ आपका एक प्रतिरोध बॉक्स है, ये कोई एक अज्ञात प्रतिरोध का तार है। यहाँ पर विद्युत परिपथ बनाने के लिए एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक लगा हुआ है। प्रतिरोध बॉक्स और ये धारा नियंत्रक है, इन दोनों के बारे में आप हमारे अलग से जो सेपरेट वीडियोस बने हुए हैं उनके द्वारा अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो प्रारंभ में क्या होगा कि ये आपका जो कुंजी K है वो ओपन रहेगा, खुला रहेगा। तो जैसे ही आप इस कुंजी K को प्लग इन करते हैं, ऑन करते हैं, तो इस बैटरी की वजह से यहाँ से विद्युत धारा निकलेगी और उस विद्युत धारा की वैल्यू को मान लीजिए ये I है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसा व्हीटस्टोन सेतु के अंदर होता है। यहाँ का जो करंट I है वो जब पॉइंट A के ऊपर जाएगा तो उसे 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये मैग्नीन वाले तार का और दूसरा ये जो आपने तांबे की ब्लेड लगा रखी है ये वाला। तो दोनों से होकर के अलग अलग वैल्यू की धारा है वो प्रवाहित होगी। ये आपके पास B पॉइंट पे पहुंचने से पहले इस तार की लंबाई L मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, टोटल लंबाई इसकी 100 सेंटीमीटर की है और 100 सेंटीमीटर में से जब L सेंटीमीटर इधर कवर हो गया तो पीछे की जो लंबाई है वो 100 - L सेंटीमीटर रह जाती है। तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो यहाँ वाले प्रतिरोध को मैं इस प्रतिरोध की वैल्यू को कह देता हूँ P। ये जो L लंबाई का प्रचालक तार है इसके प्रतिरोध को कह देता हूँ Q। ये प्रतिरोध आपका R है और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो प्रतिरोध निकलेगा बाहर
उसकी वैल्यू को अपन एस कह देते हैं, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु में चारों प्रतिरोधों को अपन ने पी क्यू आर एस कहा था। यदि आप इसको आर कहते हैं, इसको एस कहते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना है, सिद्धांत आप लोगों का उसी तरीके का आएगा। लेकिन जो पिछले वाले व्हीट स्टोन सेतु में जो फॉर्मूला आया था उसी तरीके का फॉर्मूला आने के लिए आप जानते हैं कि पी क्यू आर एस, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आप इसको पी इसको क्यू लिखते हैं तो इसको आर और इसको एस लिख लेना चाहिए। यदि आप इसको पी इसको क्यू लिखते हैं तो इसको आर और इसको एस लिख लेना चाहिए। वही संबंध है जो आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे प्लग इन करेंगे करंट फ्लो होगा। करंट है वो दो भागों में जाएगा, कुछ करंट है वो ऊपर से होकर के जाएगा इस प्रतिरोध आर बी में से, यानी प्रतिरोध एस से होके जाएगा, और कुछ प्रतिरोध क्यू से होके जाएगा। यदि बिंदु डी और बी के बीच का विभव है वो इन दोनों सिरों के ऊपर समान हो जाए, यानी इस शाखा का विभवांतर 0 हो जाएगा, तो इस गैल्वेनोमीटर में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, और उसे अपन अविक्षेप की स्थिति कह देंगे। तो इसके लिए ये जो डी पॉइंट है इसका विभव तो आपका फिक्स है, लेकिन बी पॉइंट के विभव को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इस विसर्पी कुंजी को आप आगे पीछे खिसकाएंगे तो इसके विभव के मान में परिवर्तन होगा। जब इसके विभव के मान में परिवर्तन होगा तो उस समय इसके अंदर आने वाला जो विक्षेप है वो भी परिवर्तित होता जाएगा, और एक स्थिति आप लोगों को इस एसी तार के ऊपर ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर वो जो बी पॉइंट होगा उसका विभव और डी पॉइंट का विभव इक्वल हो जाएगा, और धारामापी में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जिसे अपन अविक्षेप की स्थिति कह देंगे। और उस स्थिति में इधर से जाने वाला करंट आई है वो एल को भी पार करके जाएगा और 100 माइनस एल को भी पार करके जाएगा। सिमिलरली ये जो I2 करंट है वो इस तरफ से होकर के चला जाएगा, और ये आप लोगों का व्हीट स्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे अब अपने को इसकी कार्य प्रणाली अपने यहाँ पे समझ ली है, चित्र अपने पास बना हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले प्लीज़ डायग्राम बना लें, क्योंकि जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरा डायग्राम है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सामने नहीं रहेगा, इसलिए आप पहले डायग्राम बना लें, उसके बाद में उसको देखते हुए क्रियाविधि लिखेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब अपन इसकी कार्य प्रणाली लिख लेते हैं। कार्य प्रणाली के अंदर अपने को वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो अपन ने यहाँ पे लिखे हैं। कार्य प्रणाली में जैसा अपन ने अभी समझा है उसी को शब्दों के रूप में लिखना है कि कुंजी K है उसको ऑन करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध S आरोपित करते हैं। देखिए जब आप लोग अलग अलग बुक्स के अंदर पढ़ेंगे, अलग अलग गाइड्स के अंदर पढ़ते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से उनका समझाने का मेथड होता है। कुछ किताबों में ये जो प्रतिरोध बॉक्स है इसमें से निकाले गए प्रतिरोध को R कहा गया है, ये जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको S कहा गया है, इधर वाले प्रतिरोध को P कहा गया है, इसको Q कहा गया है। इससे आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे, किसी को कोई भी संकेत आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सिद्धांत लिखेंगे तो वो फॉर्मूला है वो आप लोगों का उसी तरीके से बन जाएगा। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपने सिद्धांत समझाते समय तो आपने इसको S माना है और जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तब आप किताब के फॉर्मूले के साथ उसकी तुलना कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूला भी आप लोगों को अपना जो बनाया हुआ वो मेथड है वही यूज़ करना है, और मैं आप लोगों को ट्रिक के द्वारा बता दूंगा कि फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना होता है, उसकी आप चिंता ना करें। तो यहाँ पे अपन ने बात करी है कि प्रतिरोध बॉक्स है उससे ज्ञात प्रतिरोध S आरोपित करते हैं, यानी प्रतिरोध बॉक्स में से जो प्रतिरोध आपने अप्लाई किया है, लगाया है, उसको अपन S कह देते हैं। और अविक्षेप की जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट मैं शॉर्ट एंड स्वीट लिख रहा हूँ। अविक्षेप की जो स्थिति होती है उसमें B और D बिंदु का जो विभव है वो बराबर होता है। तो VB और VD है वो प्राप्त करने के लिए जो विसर्पी कुंजी होती है उसको तार AC के ऊपर अपन खिसकाते रहते हैं। जिस स्थिति में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है उस पॉइंट को अपन बिंदु B कह देते हैं। ठीक है, तो तार AC पर खिसकाते हैं। मान लीजिए कि जो B बिंदु की स्थिति है यानी अविक्षेप की स्थिति है वो आपको यदि A से L लंबाई पर, एक तरफ से A की पॉइंट की तरफ से L लंबाई पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, तो दूसरी तरफ जो आपका BC हिस्सा बच गया उसकी लंबाई कितनी होगी, 100 माइनस L हो जाएगी। L की वैल्यू न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको दी हुई रहेगी, 100 माइनस L आप लोगों को अपने आप कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, आपको 4 प्रतिरोध चाहिए। 4 प्रतिरोधी तो होते हैं व्हीट स्टोन सेतु के अंदर।
एक तो आप लोगों को प्रतिरोध बॉक्स में से मिल गया जो कि ज्ञात है, एक आप लोगों को वो जो अज्ञात तार का प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पर R मानी है वो लिखेंगे। दो वैल्यू तो हो गई आपके पास, दो प्रतिरोध और हैं जिनकी वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो वैल्यू कहाँ से आएंगी? जो तार AC है उसके दो हिस्से बन गए, एक तो पहला हिस्सा AB का जिसकी लंबाई L है, और दूसरा हिस्सा पीछे का BC का जिसकी लंबाई 100-L है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर, तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, उसकी मोटाई के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती स्थिरांक प्रतिरोधकता रो लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि AB तार का जो प्रतिरोध है उसको अपन लिखेंगे Q = रो L/A। ठीक है, और जो तार दूसरा हिस्सा है BC तार का जो प्रतिरोध है वो लिखेंगे P = रो, उसकी लंबाई कितनी है? 100-L है, बटा में A आ जाएगा। तो ये आपके पास P और Q की वैल्यू होगी। तो संतुलन अवस्था में प्रतिबंध क्या कहता है? संतुलन अवस्था का प्रतिबंध आप लेकर के आए हैं कि सर P/Q कर दीजिए। P/Q का मतलब क्या है? मैंने इसको P माना है यहाँ पर, मैंने इसको P माना है यहाँ पर, तो इसके बटा में Q को ले रहा हूँ। तो आपने पिछले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख रखा है, समझ रखा है, तो आपको पता है कि जब P के बटा में आप Q लिख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास R के बटा में ऐश आएगा। यदि आप Q के बटा में P लिख रहे हो तो यहाँ पे S के बटा में R आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या माना है कि P के बटा में Q लिया है, तो बस उसी तरीके से अपने को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि P/Q, तो P/Q लिया है, तो P/Q कितना हो जाएगा? जब P में Q का भाग लगाएंगे तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। P को ऊपर लिखा है इसलिए 100-L ऊपर आ जाएगा, Q को आपने बटा में लिखा है इसलिए ये L है वो बटा में रह जाएगा। तो P की तरफ का प्रतिरोध ऊपर वाला कितना था? R था, और Q की तरफ वाला प्रतिरोध कितना था? S था। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। इसमें आपके पास अज्ञात प्रतिरोध कौन सा है? सर अज्ञात प्रतिरोध तो S है। तो S जब अज्ञात प्रतिरोध है तो इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा? अपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था? S को अज्ञात प्रतिरोध लिया है या फिर R को अज्ञात प्रतिरोध लिया? बहुत ध्यान से समझना है। आपने अज्ञात प्रतिरोध किसको कहा है? सर हमने तो R को अज्ञात प्रतिरोध कहा है। बुक्स के अंदर जो लिया गया है उसमें S को अज्ञात प्रतिरोध कहा है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि किताब के फॉर्मूले के साथ आप मेरे डेरिवेशन का फॉर्मूला मैच ना करें, ना ही आप बुक से रटने का प्रयास करें। तो R को मैंने अज्ञात प्रतिरोध लिया है, तो ये बटा का S है वो मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, बटा की वैल्यू है दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ये जो S है वो आपका ज्ञात प्रतिरोध है जो प्रतिरोध बॉक्स में से निकला है। तो इस तरीके से आपके पास R का जो फॉर्मूला है वो 100-L/L और इंटू में ये S आ जाएगा। तो ये आपके पास अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाएगा मीटर सेतु का। तो कई बार परीक्षा में 2 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाता है कि अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए मीटर सेतु के लिए, तो आप लोगों को यहाँ तक पहुँचना होता है। ठीक है, तो ये था आपका मीटर सेतु का बड़ा डेरिवेशन। और ये जो कार्य प्रणाली आप लोगों ने लिखी है, ये जो सिद्धांत में आप लोगों ने, बनावट को छोड़ दीजिए, सिद्धांत में आप लोगों ने जो एक लाइन लिखी है, ये जो कार्य प्रणाली लिखी है, ठीक ये का यही मेथड है वो आप लोगों को प्रयोग के रिकॉर्ड के अंदर लिखना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर लिखना है। तो जब ये सारी बातें आपकी थ्योरी के अंदर हैं, वही बातें जब आप प्रैक्टिकल के अंदर लिखना है तो आप लोगों को याद करके, समझ करके लिखना चाहिए, ना कि किसी दूसरे रिकॉर्ड की कॉपी करके। क्योंकि यही बातें आप लोगों को प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान लिखनी है, और इन्हीं बातों में से जितनी चर्चाएं अपन ने यहाँ पर करी हैं उन्हीं में से कोई वाइवा के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1-2 प्रश्न अभी भी अपने पास बाकी रह रहे हैं, उनका अपन इसी वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं। इसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है वो ये होता है कि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का तार है वही क्यों होता है, तांबे का तार या किसी अन्य धातु का तार काम में क्यों नहीं ले सकते? तो इसके पीछे इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला तो कि जो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन है इनका विशिष्ट प्रतिरोध है वो बहुत अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होने का मतलब है कि प्रतिरोध की वैल्यू अधिक होती है। ठीक है, दूसरा, आप यदि लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालकों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने से उनके प्रतिरोध की वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है।
लेकिन अपने को जब एक ही एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सेम रखने हैं तो अपन ये चाहते हैं कि लंबे समय तक विद्युत धारा बहने के बाद भी उसका प्रतिरोध है वो ज़्यादा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों ने प्रतिरोध के टॉपिक के अंदर पिछले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है कि एक ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। ताप प्रतिरोध गुणांक चालकों का पॉजिटिव होता है, अर्धचालकों का नेगेटिव होता है। तो इनका जो ताप प्रतिरोध गुणांक है हालांकि वो होता तो धनात्मक है। धनात्मक का मतलब है कि धारा प्रवाहित होने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ेगा इनका, लेकिन धातुओं की अपेक्षा इनका जो प्रतिरोध है वो कम परिवर्तित होता है। इसलिए इनका जो ताप प्रतिरोध गुणांक होता है वो पॉजिटिव तो होता है लेकिन अल्प होता है, यानी टेम्परेचर धारा प्रवाहित होने पर इनके टेम्परेचर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा और इनके प्रतिरोध में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसके मुख्य दो लॉजिक हैं जो कि धातुओं में इनके ठीक अपोजिट होते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है, ये थ्योरी के अंदर और प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि इसमें तांबे की पत्तियां क्यों लगी होती हैं, चौड़ी पत्तियां क्यों लगी होती हैं। तो दूसरा प्रश्न है तांबे की चौड़ी पत्तियां क्यों लगी होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मीटर सेतु में अपन ये चाहते हैं कि आपके पास केवल 4 प्रतिरोध हैं वही प्रभावी होने चाहिए। एक तो अज्ञात तार वाला, एक प्रतिरोध बॉक्स वाला और दूसरा है वो आपके मैग्नीन कॉन्स्टेंटन के वायर का। इसके अलावा जितने भी तार जुड़े हुए हैं, जितने भी संयोजन जुड़े हुए हैं, उन सब का जो प्रतिरोध का योगदान है वो कम से कम होना चाहिए। यानी अपन ये चाहते हैं कि बाकी का जो कनेक्शन है उनका प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या करें सर, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो की वैल्यू कम ले लेनी चाहिए। इसलिए तांबे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध है वो कम होता है। पहला प्रश्न कि ये पत्तियां तांबे की क्यों बनी होती हैं, क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो अल्प होता है, इसलिए तांबे की ब्लेड काम में लेते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि साहब ये चौड़ी क्यों बनाई जाती है। तो आपने आर का फॉर्मूला पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो आपको फाइनली चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि आर की वैल्यू कम हो। तो आर की वैल्यू कम करने के लिए आपको ऐसे पदार्थ का उपयोग करना है जिसकी रो कम हो। तो रो कम होने का मतलब आपका जो तांबा है उसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो कम होता है, पहली बात। दूसरा, लंबाई है उसको तो आप कम नहीं कर सकते क्योंकि लंबाई तो जितनी चाहिए वहां तक पहुंचानी पड़ेगी। प्रतिरोध आप कम करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, प्रतिरोध को कम करने के लिए एरिया को बढ़ा दीजिए। एरिया को, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई तार है, इस तार को एक तो मैं इस तरीके से संयोजित करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक संयोजित करता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक संयोजित करने में ये जो मोटाई है ये तो इसकी लंबाई का काम करेगा, और ये जो संयोजन का पृष्ठ है जहाँ पे ये वायर कनेक्टेड है वो इसके क्षेत्रफल का काम करेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और क्षेत्रफल ज़्यादा होने से प्रतिरोध की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसका भी अपने पिछले चैप्टर के अंदर प्रतिरोध का जो प्रभाव है, प्रतिरोध के ऊपर किन किन तथ्यों का प्रभाव पड़ता है, उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके इस चीज़ को अपन ने समझा रखा है। तो ये आपका लॉजिक हो जाएगा कि तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, इसलिए तांबे का उपयोग किया जाता है। और चौड़ी पत्तियां होने से उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा जिससे उसका प्रतिरोध है, प्रभावी प्रतिरोध है वो अल्प हो जाएगा। ये मुख्य रूप से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तीसरा प्रश्न और पूछा जाता है, अगला और इसका अंतिम और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यदि प्रतिरोध बॉक्स है उसकी जगह तो अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया जाए और अज्ञात प्रतिरोध है उसकी जगह प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया जाए, यानी दोनों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, तो क्या परिवर्तन होंगे। तो इसमें सिंपल है कि यदि प्रतिरोध बॉक्स की जगह आप अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हो और अज्ञात प्रतिरोध की जगह प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हो तो वो जो आपके पास संतुलन लंबाई आपके पास इस तरफ L और इस तरफ 100 माइनस L आई थी, तो वो जो 100 माइनस L की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ हो जाएगी और जो L की वैल्यू है वो दूसरी तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर अपने को लिख देना चाहिए कि संतुलन लंबाई L तथा 100 माइनस L का स्थान भी बदल जाएगा, यानी अंतः परिवर्तित हो जाएगा।
100 की जगह L की जगह 100 माइनस एल और 100 माइनस एल की जगह L हो जाएगा। तो ये इसके 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जनरली वाइवा के अंदर भी और थ्योरी के एग्जाम के अंदर भी मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही हमारा जो मीटर सेतु का प्रयोग है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।